उसमें एक ईओक्यू का ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा था जो आज तक किसी मॉड्यूल में नहीं था। और हमारे टाइम पे कोचिंग नहीं हुआ करती थी, कोई टीचर्स नहीं थे, मॉड्यूल भी इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। हमने पेपर दिया और अगर मुझे मुश्किल लगा, सबको लगा। वी आर ट्राइंग टू चूज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Yes, इट इज sir. नॉट अबाउट गिविंग अ परफेक्ट पेपर, इट इज नॉट अबाउट गिविंग द परफेक्ट आंसर, इट्स Yes, अबाउट sir. हाउ वेल कैन यू हैंडल स्ट्रेस। आप स्ट्रेस Yes, sir. कितना अच्छा हैंडल कर सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। रीडिंग द क्वेश्चन इज एन आर्ट। आप क्वेश्चन अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है और आपको किस एंगल से क्वेश्चन का आंसर देना है। सो I agree. रीड इट केयरफुली। डीटी में ऐसी चीजें हैं, भले आप एक बार कितना भी डेप्थ में समझ लो, जब तक आप उसे बार बार करोगे नहीं, वो चीजें दिमाग में सेट नहीं होंगी। तो एक बच्चा कितना रिवीजन, मतलब कितने टाइम्स रिवीजन कर ले, ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन होते हैं 1 बाय 1 हाफ एंड वो करके, कि उसका ये श्योर हो जाए कि हाँ क्या मुझे डीटी में पास होने से कोई नहीं हो सकता। जो नया एक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बदला फाइनेंस मिनिस्टर ने। कॉन्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ रिटर्न्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सब सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके सेक्शन नंबर बदल गए और ये बहुत बड़ा इरिटेंट है, मुझे भी याद करने पड़ रहे हैं। अभी 87A याद रहता है पर 156 बोलूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। ये फाइनल के बच्चों को ये लगता है कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी छोड़ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि May 27 में सैलरी का चैप्टर का क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का आएगा। उनकी जो अथॉरिटीज है वो भी अभी इतने जल्दी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मान के चला जाए कि हाँ May 27 का जो पेपर आ रहा है वो एकदम डीटी का हलवा ही आएगा। अगर आप 150 में से 120, 130 क्रॉस कर लेते हो तो अभी ये बात श्योर है कि आप सीए कर सकते हो, आप इंटर क्लियर कर सकते हो। पर अगर 2-3 अटेम्प्ट में आपका 100 ही क्लियर नहीं हो रहा सब कुछ करने के बाद, देन आई वुड सजेस्ट टेक अ डिसीजन। एआई आ गया है, जो डिग्री हम ले रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप बदल जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम ही नहीं करेगा जो हमें यहाँ मेमोराइज कराया जा रहा है। मेमोरी इज नो लॉन्गर नीडेड इन टुमारोज वर्ल्ड। सो आईसीएआई शुड अपग्रेड देयर कोर्स नॉट वंस एवरी 3 इयर्स। आई थिंक नाउ दे शुड बी लुकिंग एट वंस एवरी ईयर। जब लोगों को एक्ट खोल के देखना होता था कि मतलब आपको चीजें याद नहीं करनी, आपके पास एक्ट रखा है, जो प्रोविजन आपको रीड करना है उसके बाद जवाब देना है, तब जो एग्जाम होते थे वो लर्निंग बेसिस पे होते थे। जब लोग एक्ट के बजाय एआई प्रेफर कर रहे हैं, तब आप कह रहे हो कि लो बुक खोल के जवाब लिखो। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है ये आप कहीं एक स्टेप पीछे नहीं चल रहे। पेपर इजी होने का ये मतलब नहीं है कि मार्किंग इजी होगी। इनफैक्ट अगर मेरे एक्सपीरियंस में चलेगा ना बच्चे, पेपर के डिफिकल्टी लेवल से मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज इट इज रिलेटिव मार्किंग। पेपर इजी है सबके लिए इजी है, पेपर मुश्किल है सबके लिए मुश्किल है। अगर आपको 5 महीने लगे, अगली रिविजन में आपको 15 से 20 दिन लगने चाहिए, थर्ड रिविजन में आपको शायद 5-6 दिन लगने चाहिए। और एक बात, पेपर से 15 दिन पहले 1 दिन में पूरा डीटी करो। अगर आपने ये कर लिया आपको कोई फेल नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूनर सीएस पर। और जो भी बच्चे May 27 में सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा टेंशनाइज हो रहे हैं डीटी सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि अब नया इनकम टैक्स एक्ट May 27 से अप्लाई हो जाएगा और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करना है, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और आप अभी अपनी जो स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज्यादा कहीं लैग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके साथ हेल्पफुल होने वाली है। और इतना ही नहीं, अगर आप सीए फाउंडेशन, सीए इंटर किसी भी लेवल पे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पूरा पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप बस आखिर तक आपको पॉडकास्ट में बने रहना है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं द वन एंड ओनली सीए अरविंद तुली सर। तो सर, सबसे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद, दोबारा आपने समय निकाला हमारे चैनल पर आने के लिए और हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू बेटा फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कई बच्चे आजकल ये जो थोड़ा बहुत मैसेज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड यू ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, नाइस, सेंसिबल पॉडकास्टर। तो मैंने कहा आपके पॉडकास्ट पे दोबारा चलना, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू योर चैनल एज वेल। इट्स माय प्लेजर सर। तो बिना देरी के हुए सर से बातचीत को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर से ऑलरेडी एक बार पहले मेरी बात हो चुकी है, उसका वीडियो जो पॉडकास्ट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट में सारी बातें नहीं हो पाई थी, उस पॉडकास्ट को बहुत ही ज्यादा बेसिक रखा था, पर आज उस पॉडकास्ट को एक एडवांस लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल जो इस टाइम एकदम करंट सिनेरियो को मतलब बता रहा है, वो ये था कि अभी एएफएम का पेपर आया, ठीक है सर, और सीए फाइनल में, और वो पेपर ऐसा था कि उसको देखने के बाद लोगों की हालत खराब हो गई। अब जो बच्चे नवंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी,
अब उनकी हालत ये इस बात को लेकर खराब है कि आईसीआई मोस्टली अगर खेलता है तो वो डीटी के पेपर में खेलता है, आईडीटी के पेपर में खेलता है, ठीक है। इस बार उसने थोड़ा आईडीटी के पेपर में खेला है और एफएम में पूरा खेला है। तो क्या हम ये मान के चलें कि आईसीआई अब नवंबर 26 में डीटी के पेपर के साथ खेलने वाला है, क्योंकि ये ओल्ड एक्ट भी अब जो है वो लास्ट बार ओल्ड एक्ट का एग्जाम होगा। बहुत अच्छा सवाल है शुभम, बट मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। बिल्कुल सर। पहला सवाल आपने बोला कि एसएफएम का पेपर बहुत मुश्किल आया, कई जी बच्चे सर। लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब यस पे सर। कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, एक पैराग्राफ दिया हुआ था मॉड्यूल में और उसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन बना दिया, तो इस बात पे बहुत एक हल्ला हो रहा है। जी सर। Now, let me take you through the basic essence of this degree. पहली बात, this is the final degree for taxation and accounting in this country. इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं। आईसीआई कोई आज ऐसा नहीं कर रहा है। मैं आपको अपने टाइम पे लेके जाता हूँ, जब मैंने दिया था वे बैक इन टाइम 90s में, मैंने कॉस्टिंग का पेपर जब दिया था, उस कॉस्टिंग के पेपर में पहला सवाल जो था, विच वॉज इफ आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 15 नंबर का था, और उसमें एक ईओक्यू का ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा था जो आज तक किसी मॉड्यूल में नहीं था। और हमारे टाइम पे कोचिंग नहीं हुआ करती थी, कोई टीचर्स नहीं थे, मॉड्यूल भी इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। हमने पेपर दिया और अगर मुझे मुश्किल लगा, सबको लगा। फिर बिल्कुल। हमारे टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स पहली बार आया था सीए फाइनल में, जी और सर। हमारे मॉड्यूल में सिर्फ थ्योरी थी, एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था। और जब हम पेपर में गए, 9 नंबर का पहला प्रैक्टिकल, 9 नंबर का दूसरा प्रैक्टिकल, उस समय बिल्कुल वो ठंडे पसीने वाली बात आती है। आई टोटली अंडरस्टैंड। नाउ व्हाई डज आईसीआई डू इट? इनफैक्ट अगर आप लोग मेरे से पढ़े हो, मैं जब भी टेस्ट देता हूं, पूरे पेपर का जो सिलेबस बताऊंगा उसमें से एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस के बाहर होंगे। नाउ इट इज नॉट एज इफ आईसीआई वांट्स टू ट्रबल यू और आई वांट टू ट्रबल यू। आइडिया इज we are trying to choose the best of the best. यस It is सर। not about giving a perfect paper. It is not about giving the perfect answer. It's यस about सर। how well can you handle stress. आप जी स्ट्रेस सर। कितना अच्छा हैंडल कर सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। बिकॉज अगर एक आउट ऑफ सिलेबस आया है, वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। अब इन सब में से कितनों ने अपने माइंड को काम करके उसको जवाब दिया, दैट इज व्हाट आईसीआई इज आल्सो टेस्टिंग। प्लस आई कैन गारंटी यू, जब रिजल्ट आएगा ना, आप देखोगे जितना बुरा रिजल्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग है। यू आर यस बीइंग मार्क्ड विद रिलेशन टू द अदर स्टूडेंट्स। ये बात यस बच्चों सर। को समझनी जरूरी है। तो टेंशन मत लो, ये कोई नई बात नहीं हुई है, सारी उम्र से चलती आ रही है। अब चलते हैं आपके दूसरे सवाल पे जी कि सर। डीटी का पेपर क्या आईसीआई खेल जाएगा। देखो, डीटी का पेपर ऐसा है कि उसमें अगर खेल भी जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट यस सर। है। बट आई डू एग्री, यस, आईसीआई की एक टेंडेंसी रहती है कि जब कुछ नया सिलेबस चेंज हो रहा है या कोई नया सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट यस पूरा सर। बदल गया है, तो शायद वो एक अटेम्प्ट पहले उसको मुश्किल करते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि वो इम्पॉसिबल होगा। तो आप लोग जरा थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ के जाइए, डिटेल में पढ़िए, ऊपर ऊपर से मत पढ़िए। एंड आई एम श्योर नो मैटर व्हाट द पेपर इज, आई ऑलवेज सेड, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर क्लियर है। अगर बच्चा पूरी मेहनत करता है, फुल, बिना शॉर्टकट लिए, बिना टॉप 50 क्वेश्चंस करके चले जाने के लिए, एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट के आईसीआई के क्वेश्चंस करो, एक एक कॉन्सेप्ट के आईसीआई के केस स्टडी क्वेश्चंस करो, पेपर जितना मर्जी मुश्किल है बेटा, आप पास हो जाओगे। मेहनत करनी, इट इज हाउ वेल हैव यू प्रिपेयर्ड। सर उसके बाद सर अगला क्वेश्चन जो अभी इसी प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मतलब कई बच्चों ने भी पूछा जो मैंने क्वेरी के लिए पूछा था। उसमें दूसरी क्वेरी ये हुई कि अभी तक जैसे ये एफएम का पेपर देखने के बाद बहुत ज्यादा ये हो गया कि अब आपको बहुत ही ज्यादा जो टीचर ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में एक एक चीज पे बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं उसको अब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेदर देन जो मोस्टली फैकल्टी का क्या मतलब कि मैं एज ए स्टूडेंट भी मैं बोलूँ तो रेदर देन आपको फोकस ना होके आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट वास्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि पता चले हम वास्ट में खो जाएं और आईसीआई मतलब इन जनरल जो पेपर होते हैं वो बहुत ही जनरलाइज होते हैं, वो ऐसा नॉर्मल पेपर बना के दे दे तो हम वहां पर भी क्योंकि हमने डेप्थ में पढ़ा है तो नॉर्मल क्वेश्चन में भी हम इतना डेप्थ लगाने लग जाए कि सही सही चीजें भी गलत कराएं। तो कौन सी सिचुएशन ज्यादा खराब है सर? कोई सिचुएशन खराब नहीं बेटा। मैंने अपने टाइम पे और अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके दिया। क्या होता है, अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ लो तो समरी बनाना आसान होता है, पर अगर यस आप समरी में पढ़ो तो डिटेल पे जाना मुश्किल, इम्पॉसिबल होता है। यस सर। सो आप एक बार पूरा डिटेल में पढ़ जाओ। हम ये नहीं कहते ओवर डेप्थ में चले जाओ। जैसे आई ऑलवेज से, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो क्लास 8 लेवल पे, यस सर। तो क्लास 8 के लेवल का मैथ्स पढ़ के जाओ ना। यस क्लास 10th के लेवल का मैथ्स पढ़ के 8th का पेपर पास नहीं होगा, और 8th का लेवल पढ़ के 10th का पेपर पास नहीं होगा। राइट सर। सो वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग डीटी फाइनल, यस आप डीटी फाइनल के पहले, जब जैसे वेन एवर आई स्टार्ट स्टडिंग और वेन एवर आई स्टार्टेड टीचिंग, मैं पहले आईसीआई के
उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखता हूँ भाई आईसीआईसीए फाइनल पे हाउस प्रॉपर्टी में से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बिजनेस में से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस अच्छा। एंगल से हम पढ़ाई करेंगे। सो आप व्हेन आई से डेप्थ डज नॉट मीन कि आपने पूरा इनकम टैक्स एज पर प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर्म्स रूल सब कुछ नहीं करना ना। जो आईसीआई ने लेवल बनाया उस लेवल को पहले समझे, जो हम जैसे टीचर्स कर लेते हैं, और फिर आपको उस लेवल पे पढ़ाएंगे डिटेल में। अब पेपर जब आता है यू हैव टू आंसर इट ऑन द मेरिट। दैट्स यस। व्हाई आई ऑलवेज से रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से पढ़ो। पढ़ना, रीडिंग द क्वेश्चन इज एन आर्ट। आप क्वेश्चन अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है और आपको किस एंगल से क्वेश्चन आई का आंसर देना है। सो आई एग्री। रीड इट केयरफुली, या बेसिकली। आई एग्री। अभी कल मेरे साथ हुआ, मैं एक क्वेश्चन एफआर का सॉल्व कर रहा था, 5 नंबर का सवाल था। तो मैं पास एग्जाम में आया भी था, तो मैंने कहा अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लास्ट लास्ट क्वेश्चन था पूरे चैप्टर का, तो मैं मान लूंगा कि हाँ मेरा चैप्टर रेडी है। मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया और मैं टारगेट रखा, हाँ 7 मिनट में, 5 नंबर का सवाल है, 7 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं उसको सॉल्व करने लगा, मुझे लग गए 14 मिनट। तो मैंने कहा यार 5 नंबर के सवाल में 14 मिनट क्यों लग गया? तो पता चला कि उसमें जो नीचे की जो डिटेल दी थी उसमें क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन केवल उन्होंने ऊपर की डिटेल्स को पूछा था, नीचे उन्होंने सिर्फ वो डिटेल डाल रखी थी कि आदमी स्टेप कंटिन्यू कर दे। तो वही चीज एग्जैक्टली। मैं मानता हूँ कि मुझे 14 मिनट अगर मेरे लग गए तो मैं भले। देखो बताता हूँ, मेरा भी एक इंसिडेंट था जब मैंने अपना पेपर दिया था। तो क्या था, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन भी नहीं याद, जी पर सर। सारा क्वेश्चन एक पेज पे था। जी सर। पर जो लाइन उन्होंने बोली थी ना, कोई सिंगल ब्लैंकेट ओवरहेड रेट पे एलोकेट करना है, वो अगले पेज पे लिखी थी, मैंने पढ़ी नहीं। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया डिपार्टमेंटल वाइज एलोकेट करके, सिंगल ब्लैंकेट रेट एलोकेशन जो अगले पेज था पढ़े नहीं, और पूरा पेपर देने के बाद जब मैं बाहर आया तब मैंने पढ़ा। दैट इज वाई आई एम वेरी केयरफुल। जब बच्चा मेरी क्लास में क्वेश्चन को ठीक तरह नहीं पढ़ता ना, देन आई एम वेरी क्रिटिकल, बिकॉज बेटा अल्टीमेटली इट्स अ टफ प्रोफेशनल पेपर, एंड कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर है, पर आप पेपर का यस। क्वेश्चन ही ठीक नहीं पढ़ रहे हो तो फिर उसका क्या इलाज है। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली गुड, परफेक्ट ऑन दैट डे, सारा कुछ, एंड दैट कम्स विद कामनेस। सो आई ऑल्सो से मेडिटेशन करो, ताकि पेपर में घबराहट में पेपर मत देकर आओ, टेंशन में मत दो, सांस लेके आराम से दोगे एंड आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं। सर, इसके रिगार्डिंग आपने एक शायद कहानी बताई थी कि आप एग्जाम से पहले शायद मूवी देखने गए थे। मैं चाहता हूँ एक बार उसके रिगार्डिंग थोड़ा उसका थोड़ा कनेक्टेड इसको थोड़ा और डिटेल में सर बता दीजिए कि एग्जाम से पहले आप मूवी देखने गए थे। मतलब ये तो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा, वो भी सीए जैसे एग्जाम में। मेरा ये मानना है कि अगर आप डिसिप्लिन सी, इस लिए में मेरी कहानी तेरे को पता है, टोटोइज एंड रैबिट की जो कहानी है, जी आई सर। ऑलवेज ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेस्ट मेटाफॉर्स फॉर सीए एग्जाम्स। जी हमने सर। बचपन से सुना कि खरगोश को हरा के कछुआ जीत गया, कैसे? जी सर। इसका मेटाफोर क्या है कि रैबिट हैड मोर ब्रेन, इट हैड मोर टैलेंट, मोर स्किल, पर वो जी सर। कंफ्यूज रहता था, कभी आगे भागता था, कभी पीछे भागता था, कभी सो जाता था, डिसिप्लिन नहीं था। पर जो टोटोइस था वो धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, अपनी लिमिटेशंस के बीच में सीधा चलता रहा और वो जीत गया। नाउ इन सीए दैट इज द बेस्ट स्टोरी यू कैन एवर हैड, बिकॉज मेरे को आपके नॉलेज से, आपके इंटेलेक्ट से, आपके आईक्यू से ज्यादा आपका डिसिप्लिन चाहिए, रोज पढ़ना। मेरी कहावत है, जिस दिन मन कर रहा है, मोटिवेटेड हो, उस दिन भी पढ़ो। जिस दिन मन नहीं कर रहा है, मोटिवेटेड नहीं हो, उस दिन और ज्यादा पढ़ो। दैट इज डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन से अगर आप अपना पहला प्लान बनाओगे, भाई इतनी देर तक मेरा सिलेबस खत्म होगा, इतनी देर में मेरा रिवाइज होगा, और ये प्लान पूरा एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर 100 पेज है एक सब्जेक्ट के, आप 1 घंटे में कितने पेज करते हैं? आप देखिए कितने घंटे लगेंगे, आप दिन में कितने घंटे दोगे, कितने दिन में कवर होगा। एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, स्पेंड 2 days टू मेक द प्लान। वंस यू डन इट एंड यू रिवाइज अप टिल द लास्ट डे, नाउ मैं कहता हूं पेपर से एक दिन पहले वाली जो रिवीजन होती है वो सिर्फ एक, आई थिंक इट शुड बी एन ऑप्शनल रिवीजन, ना भी हो तो भी सर। पेपर हो जाएगा। सो आई टू बिलीव इन दैट। और पेपर से पहले मेरा माइंडसेट बिल्कुल काम होना चाहिए, मैं रिवाइज नहीं करता था कभी भी, ना मैं अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ। तो आपका पेपर, आपका माइंड काम कैसे होता है? कई लोग म्यूजिक सुनते हैं, मेरे लिए आई रिमेम्बर अक्षय कुमार और नगमा की एक पिक्चर थी जो मैंने, हमारे टाइम पे रिकॉर्डिंग वीसीडी होता था, उस पर रिकॉर्ड जी करके सर। रखी हुई थी, और मैं डेविडी। आधा घंटा, वो एक बहुत फनी सीन था, मुझे मूवी का नाम भी भूल गया, पर मैं हर पेपर से पहले उसको प्ले करके जाता था, बिकॉज व्हेन आई लाफ्ड आई यूज्ड टू बिकम काम, एंड देन आई यूज्ड टू गो इनटू द पेपर विद अ ब्लैंक माइंड, एंड आई टू से कि जो भी पेपर आएगा मैं आराम से पढ़ूंगा, और अगर मुझे मुश्किल लग रहा है तो सबको लगेगा, तो मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट देकर आऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। एंड इट हैड वर्क फॉर मी, इट इज वर्किंग फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स एज वेल। हो गया सर। अब इसके बाद जैसे रिवीजन की बात हुई, अब रिवीजन के दूसरा से बड़ा सवाल आता है जो कि अभी मेरे मन में भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ही संबंधी सवाल है
कि अगर हम डीटी जैसे सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो हर सब्जेक्ट की अपनी 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 स्ट्रेंथ होती है। ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं 10 से 15 दिन में रिवाइज हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे डीटी हो गया, एफआर हो गया, ये दोनों अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। तो पहली चीज तो अगर हम बात करें तो डीटी के कितने, एक एवरेज स्टूडेंट की, देखिए होता है क्या है, कई बच्चे होते हैं वो एक ही रिवीजन उनके लिए इनफ होता है, बट अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जो मोस्टली सीए स्टूडेंट होते हैं, वो अगर कितना डीटी का रिवीजन कर लें कितनी बार, क्योंकि डीटी में ऐसी चीजें हैं, भले आप एक बार कितना भी डेप्थ में समझ लो, जब तक आप उसे बार बार करोगे नहीं वो चीजें दिमाग में सेट नहीं होंगी। तो एक बच्चा कितना रिवीजन, मतलब कितने टाइम्स रिवीजन कर ले, ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन नहीं, वन बाय वन, हाफ एंड वो करके, कि उसका ये श्योर हो जाए कि हाँ क्या मुझे डीटी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो अ, वो क्या है, सलमान खान जी की लाइन आती है ना, दिल में आता हूं दिमाग में नहीं। यस यू सर। हैव टू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू डीटी, यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन डीटी। यस सर। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। जी सर। सो आई बिलीव डीटी रिक्वायर्स नॉट जस्ट योर थिंकिंग बट ऑल्सो योर मेमोरी। याद नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते जब तक आपको जो जितना मर्जी समझ में आया हो। जी एंड सर। रेपिटेशन लीड्स टू परफेक्शन। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार ब्रेन में बैठता है। यस हमारा सर। ब्रेन एक स्पॉन्ज है, जैसी डेटा जाता जाता है नीचे लीक होता जाता है, मैं कहता हूं उसको पकड़ो और दोबारा वापस डालो, दैट इज रिवीजन। सो आई बिलीव डीटी का पहली बार जब आप करोगे उस समय खत्म करने के लिए मत पढ़ो, एक एक सेक्शन डिटेल में पढ़ो और याद करते जाओ साथ साथ, बिकॉज पहली बार में सबसे बेस्ट याद होता है। यस सर। फिर एक बार जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो आप उसको रिवाइज करो, एक बार और रिवाइज करो। सो फर्स्ट अगर आपको 5 महीने लगे, अगली रिवीजन में आपको 15 से 20 दिन लगने चाहिए, थर्ड रिवीजन में आपको शायद 5-6 दिन लगने चाहिए, और एक बार पेपर से 15 दिन पहले एक दिन में पूरा डीटी करो। अगर आपने ये कर लिया आपको कोई फेल नहीं कर सकता। दैट इज माई एक्सपीरियंस एज वेल एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब आती है क्या स्पीड है, हर बच्चे की अपनी स्पीड है। आप दूसरे की स्पीड को मत देखिए, यस सर। आप ये देखिए कि अगर ये 100 पेज है, एक बच्चा कहता है जी मेरा 1 घंटे में 10 पेज हो जाता है, क्योंकि वो यस। रीड कर रहा है और वो 2 बार रीड करेगा, 3 बार रीड करेगा। एक बच्चा कहता है मैं पहली बार में इसको मेमोराइज कर लूंगा, तो यस उसकी सर। स्पीड है 4 पेज की। तो आप अपने देखिए अभी आपके 100 पेज आपकी स्पीड पे कितने घंटे में होंगे, उस हिसाब से घंटे एलोकेट करके आप रिवाइज कीजिए। सो मेक योर प्लान, दैट इज हाउ इट शुड बी डन। बट फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग इट आई काउंटेड एज 0, 0+2 अगर आप कर जाओगे तो आपको डीटी में कोई फेल नहीं कर सकता। ओके सर। अब नवंबर 26 के बाद चलते हैं जनवरी 27 में, जो कि अब नहीं रहा। तो अब उसके चक्कर में क्या हुआ, जो भी बच्चे जनवरी 27 में अपना एग्जाम देने वाले थे, और मोस्टली क्या हुआ, जब से भी न्यू स्कीम स्टार्ट हो गई है या फिर कहीं जिससे जब से 6 पेपर हो गए हैं और आईबीएस आ गया, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि बोथ ग्रुप एक साथ दे, क्योंकि फिर वो आईबीएस फंसा देता है। तो उसकी वजह से जो डीटी सब्जेक्ट है वो अब उनका बाय डिफॉल्ट, ऐसे मोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जनवरी की वजह से मई में जाना पड़ गया। अब उन्होंने जो डीटी पढ़ा था वो ओल्ड एक्ट पढ़ा था, अब मई 27 से न्यू एक्ट अप्लाई हो रहा है, अब उनको नया एक्ट पढ़ना है। तो पहली चीज क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई चीज नई पढ़नी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन कोई पढ़ी हुई चीज दोबारा भुला के फिर उसको नए के हिसाब से पढ़ना, तो सर कैसे उस चैलेंज को सॉर्टिफाई किया जा सकता है? क्या नई क्लास, मतलब नई क्लास लेना जरूरी है, या फिर यूट्यूब से ही काम चल जाएगा, या फिर उसके बाद भी अगर बात करें कि ये तो क्लास वाला हो गया, और अगर जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, केवल प्रोविजन में ही चेंजेस हैं, मतलब केवल सेक्शंस में ही चेंजेस हैं, या प्रोविजन में भी चेंजेस हैं, कैसे मतलब इस पूरे इशू को रिजॉल्व किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। एंड मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी एक बुक आई है प्रोफेशनल्स के लिए, जो यस। भारत लॉज की डायरेक्ट टैक्स रेडी रेकनर होता है, ये सीएस के लिए आती है, जहां पर मैंने पूरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 अकाउंटेंट्स। को सीएस के लिए लिखा है। तो मैं एक बार ये पूरा एक्ट पढ़ चुका हूँ, और अब मेरी सीए फाइनल की क्लासेस भी लॉन्च हो गई हैं, 7 मई से लॉन्च हुई हैं। एंड दिस इज फॉर May 27 एंड November 27 के एग्जाम्स के लिए। November 26 का कोर्स अलग है, May 27 का कोर्स अलग है, बिकॉज एक्ट अलग है। तो ये नो हैविंग लाइव सेड होगी दैट, क्लासेस या रिकॉर्डेड होगी? रिकॉर्डेड नहीं चलेगी। रिकॉर्डेड है, जैसे बाकी अन अकेडमी पे भी मिल जाएंगी आपको ऐप पे, और मेरी वेबसाइट से गूगल ड्राइव पे भी मिल रही है। सो यू कैन गो टू माई वेबसाइट arvindtuliclasses.com। वहां पर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा May 27 या November 26 का, दोनों को अलग अलग है। दिस इज लाइक योर नॉर्मल पेन ड्राइव क्लासेस, जैसे बाकी टीचर्स की पेन ड्राइव पे मिलती है, गूगल ड्राइव पे मिलती है, वैसे हमारी भी सीए फाइनल की अब गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव पे मिल रही है। बुक्स भी हार्ड कॉपी मिल जाएंगी, बुक्स का पीडीएफ भी आपको ऐप पे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, वो सारा वही रहेगा जैसे बाकी टीचर्स का सीए फाइनल पे रहता है। सो दैट इज वन गुड पार्ट।
पहले क्या होता था, अनअकैडमी के ऐप पे ही होते थे लेक्चर्स। तो यस बच्चों सर। को कई बार कुछ लगता था भी ऐप पे हमें तो गूगल ड्राइव चाहिए, तो वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जिसको अनअकैडमी के ऐप पे लेना वो वहां भी ले सकता है, जिसको गूगल ड्राइव पे लेना वो वहां पर भी ले सकता है। दोनों ऑप्शन आर अवेलेबल। ओके सर, ओके बट सर। हैविंग सेड दैट, मैं जब नोट्स बना रहा हूँ या जितने मेरे बन चुके हैं या मैं आगे भी जो बना रहा हूँ, आई थिंक जिन्होंने पुराना एक्ट पढ़ा उनके लिए इट्स अ ब्लेसिंग कि उन्होंने पुराना एक्ट पढ़ा हुआ, क्योंकि जो नया एक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बदला। फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्सेप्ट, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ रिटर्न्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सब सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके सेक्शन नंबर्स बदल गए, और ये बहुत बड़ा इरिटेंट है, मुझे भी याद करने पड़ रहे हैं। अभी 87A याद रहता है, पर 156 बोलूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। यस सर। 115 बीएससी सबको याद है, न्यू स्कीम, यस सर। पर मैं 202 बोलूंगा तो आप बोलोगे क्या है सर ये। 234F, 234A, 234B, 234C यस सर। इंटरेस्ट याद है, यस पर सर। मैं 423, 424, 425 बोलूंगा तो याद नहीं है। तो मैं भी याद कर रहा हूं, बच्चे के साथ साथ उनको भी याद करा रहा हूं। बट एट द एंड ऑफ द डे, आपने अगर इंटर में 1961 का एक्ट पढ़ा है तो आप ये मान के चलो कि 90 to 95% कॉन्सेप्ट सेम। हमें सिर्फ इंडेक्स सेक्शन मैपिंग करनी है, प्लस कुछ प्रोविजंस बदले, जैसे सैलरी में लिमिट्स बदल गई, 100 पर मंथ वाली चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस थी वो वो चेंज सर, होगी थैंकफुली। वो सर जरूरी भी थी क्योंकि हाँ, वो तो ऐसे 100 चेंजेस रुपीज आए याद करने इतना। में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, अरे। बिल्कुल हंसते थे हम लोग भी, 100 रुपए पर मंथ तो छोड़ ही तो रहने। तो अच्छा, इस बार सीए फाइनल में सैलरी भी इंपॉर्टेंट हो गया। कई लोग सीए फाइनल में सैलरी पढ़ते ही नहीं थे, पर इस बार मेरे हिसाब से सैलरी का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आई रिमेम्बर इन 2005 और सर, 6, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं सॉरी याद है, सर फॉर डिस्टर्बिंग, बच्चे आप सैलरी ये, छोड़। सॉरी सर फॉर, आप मई 27 की बात कर रहे हैं? जो आप सैलरी का क्वेश्चन आने की बात कर रहे हैं, मई 27 की बात कर रहे हैं कि नवंबर 26 की बात हाँ, कर रहे मई हैं? 27 की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। हाँ, क्योंकि इन 2005-6, 2003 में सैलरी के रूल्स बदले थे। यस सर। तो कई टीचर्स ने उस समय सैलरी का चैप्टर पढ़ाया नहीं, मैंने बच्चों को पूरा डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि मैंने कहा रूल बदले हैं। आई थिंक इन 2004 और 5 22 नंबर का पेपर सैलरी में से था, 22 नंबर। तो सीए फाइनल के बच्चों को ये लगता है कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी छोड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मई 27 में सैलरी का चैप्टर का क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का आएगा। बट आई ऑलवेज बिलीव कि सारा कुछ करके जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। एंड मई 27 हो या नवंबर 26 हो, इट डजेंट मैटर। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मई 27 का एग्जाम दीजिए, बिकॉज नया इनकम टैक्स है, आपको आगे भी बहुत उसका यस। साथ, बिकॉज इट इज नाउ गोइंग टू बी द न्यू एक्ट, सो यू विल हैव टू लर्न ऑल दो सेक्शंस डिफॉल्ट वो एज इट इज। पढ़ना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो पढ़ना ही पड़ेगा। भले आप पढ़ना ही पड़ेगा। लेट्स से मेरा मई 26 में क्लियर भी हो गया, नवंबर 26 में क्लियर भी हो गया, तो उसके बाद में मुझे न्यू ईयर तो पढ़ना ही पड़ेगा, मुझसे भाग तो सकता ही नहीं हूँ। और इसके लिए भी जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं या जो भी बच्चे हैं जिनको ये ब्रिज बैच करना है, क्या है कि यस सर। 1961 का एक्ट अगर आपने पढ़ लिए तो प्लीज रिमेंबर, प्रैक्टिकल दुनिया में 1961 के केसेस अभी 5-6 साल चलेंगे, और यस सर। 2025 एक्ट भी आ जाएगा। तो जो बच्चों के दिमाग में दोनों चल रहे हैं वो बहुत एडवांटेज में रहेंगे। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी में एक ब्रिज बैच निकालूंगा, जिसमें डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा कि आपने 1961 में पढ़ा और 2025 में ये बदला है। सो दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट कोर्स, से 30-35 आवर्स के लिए आएगा फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड May 26 एंड November 26, और उनको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई हम नया एक्ट नहीं मिस कर जाएंगे, उनके लिए मैं जनवरी में एक स्पेशल शॉर्ट कोर्स जरूर निकालूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद वही सर, जो अभी आपके वैसे आपने कहा सैलरी का क्वेश्चन आएगा। अब सैलरी का क्वेश्चन आने का वही मेरा अगला क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं वही उसका जवाब बन रहा है कि क्योंकि जब भी नया एक्ट आता है तो मोस्टली केसेस में पेपर इजी आता है, और आपने जैसे बोला सैलरी आएगा तो बाय डिफॉल्ट कहीं आपने इंडिकेट कर दिया है मई 27 का जो पेपर है वो इजी आने वाला है। सर क्या हाँ। मतलब ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्ट है वो खुद एक्चुअली में डिकोड नहीं हो पा रहा है, मतलब जहां तक मैंने पता किया है, तो जो बड़े बड़े आप भी जैसे भी आप उस पर भी वर्क कर ही रहे हैं, इवन जो उनके जो अथॉरिटीज है वो भी अभी इतने जल्दी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मान के चला जाए कि हाँ मई 27 का जो पेपर आ रहा है वो एकदम डीटी का हलवा ही आएगा, खुद देखो बेटा, मजबूत है? आप जीएसटी का 2017-18 का पेपर उठा ले, 19 का उठा ले, 20 का उठा ले, वो जीएसटी के सवाल ऐसे थे आज ना बिना जीएसटी पढ़े सॉल्व कर लोगे। अब जो जीएसटी के सवाल आ रहे हैं आप देखो कितने मुश्किल हो गए। सो यू राइट, जब भी नया एक्ट आता है होता क्या है, जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी तो अभी पढ़ रहे हैं, यस तो सर। वो भी कोशिश ऐसा करते हैं भी बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल अगर पूछ लिया तो कहीं उन्हीं के जवाब में ना फंस जाए। सो यस यस, इट्स अ फैक्ट ऑल थ्रू माई एक्सपीरियंस,
एनीथिंग न्यू द पेपर इज रिलेटिवली इजियर, बट इसका एक मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर इजी होने का ये मतलब नहीं है कि मार्किंग इजी होगी। इनफैक्ट अगर मेरे एक्सपीरियंस में चलेगा ना बच्चे, पेपर के डिफिकल्टी लेवल से मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज इट इज रिलेटिव मार्किंग। पेपर इजी है सबके लिए इजी है, पेपर मुश्किल है सबके लिए मुश्किल है, देयरफॉर द मार्क्स आर जनरली सेम तरीके से आएंगे। जिसने इजी पेपर बहुत अच्छा दिया वो ज्यादा स्कोर करेगा, जिसने डिफिकल्ट पेपर बहुत अच्छा दिया वो ज्यादा स्कोर करेगा। सो डजंट रियली मैटर, इट इज जस्ट अबाउट हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड। सो पेपर के डिफिकल्टी से आई डोंट जज द मार्क्स एट ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि कितने अटेम्प्ट देने के बाद, चूंकि सी जो एग्जाम है वो अपने आप में अटेम्प्ट का नाम सुनते ही बच्चों को डर लगने लगता है। पॉइंट ये है कि कितने अटेम्प्ट देने के बाद अगर एक बच्चा सीए फाउंडेशन में है या सीए इंटर में है या सीए फाइनल में है, तो कितने अटेम्प्ट लग जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि सीए इज नॉट फॉर मी। ये बहुत मुश्किल है बताना बेटा, बट फाउंडेशन लेवल का मैं जरूर बताऊंगा कि फाउंडेशन इज अ वेरी एंट्री लेवल एग्जाम। तो यस अगर सर। आपको 2-3 अटेम्प्ट लग रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पूरी मेहनत करने के बाद भी, देखो कई बार क्या होता है, बच्चा बिना पढ़े चला गया, उसने कहा मैं खुद कर लेता हूँ, उसने कोचिंग नहीं ली, या उसको लगा कि मैं यस सर। इतने लेवल पे नहीं पढ़ के गया, तो वो दूसरा अटेम्प्ट देता है। तो अगर तो आपको लग रहा है आपने पूरी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं, फाउंडेशन 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि अभी लंबा रास्ता है, फाउंडेशन इज द इजिएस्ट लेवल। तो वहां पर आई वुड सजेस्ट कि बच्चा एक बार बैठ के सीरियसली डिसीजन ले कि उसको आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आप में पहुंच गए हो, एंड आई हैव ऑन माय वेबसाइट आल्सो आई हैव गिवन अ ब्लॉग, मेरा 120 45 का एक रूल है कि अगर आप 150 में से 120 130 क्रॉस कर लेते हो, तो अभी ये बात श्योर है कि आप सीए कर सकते हो, आप इंटर क्लियर कर सकते हो। पर अगर 2-3 अटेम्प्ट में आपका 100 ही क्लियर नहीं हो रहा सब कुछ करने के बाद, देन आई वुड सजेस्ट टेक अ डिसीजन। 120 इज माय टेस्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट माय एक्सपीरियंस टेल्स मी कि बच्चा अगर 120 130 क्रॉस कर लेता है तो उसकी दिल्ली अभी दूर नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, मे बी प्रेजेंटेशन, मे बी स्पीड, मे बी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। सीए फाइनल में एक बार पहुंच गए हो तो बेटा फिर तो गिव अप का चांस ही नहीं है, फिर तो आप इसको खत्म करो ही करो, बिकॉज आपने सीए फाइनल तक पहुंचने तक बहुत मेहनत कर ली है, आप सीख चुके हो कि आईसीआई का लेवल क्या है, बस अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है। तो सीए फाइनल में आई डू नॉट सजेस्ट एनीबडी शुड गिव अप, बिकॉज सीए इंटर के लेवल ऑफ अर्निंग और फाइनल के बाद सीए का लेवल ऑफ अर्निंग में बहुत फर्क है। सो अगर नहीं हो पा रहा है, ढूंढिए क्या प्रॉब्लम है, एंड मेक श्योर यू गिव योर पेपर्स इन द बेस्ट वे टू क्लियर। सर थैंक यू। और उसके बाद जो अगला एक सवाल क्या है सर, ये सिर्फ एक डिस्कशन कह सकते हैं। वो डिस्कशन भी जो आज के टाइम में सिनेरियो, जैसे अभी हम लोग ने जो सबसे पहला सवाल हमारे जो पॉडकास्ट का था वो यही था कि जो अभी आईसीआई ने एक पेपर बनाया उसको देखने के बाद लोग दंग रह गए। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि अभी जो एक बीच में बहुत ज्यादा अफवाह कह दें या आप जो भी कह ले, कि वो एक आई थी कि जो आईसी जो एग्जाम है आपका, वो तीन सीए और सीएमए का, इसको कोई गवर्नमेंट बॉडी अब ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो इस पे आपका क्या परसेप्शन है, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल है? और अभी जो एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उस एग्जाम को देख के आपको क्या लगता है, क्या कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा पॉसिबल भी है या फिर एकदम लगभग नामुमकिन है? क्या सर क्या लगता है आपको, और उससे क्या नुकसान हो सकता है एज ए स्टूडेंट? इसके बारे में मैंने एक और पॉडकास्ट में भी बताया था, बट जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, पहली बात, पेपर कौन कंडक्ट करता है इससे ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द क्वेश्चन इज आईसीआई हैज बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ नी जर्क रिएक्शंस लेटली। पहले स्कीम बदल दी, 6 सब्जेक्ट कर दिए, 6 सब्जेक्ट कर दिए, अब कहते हैं वापस 8 कर रहे हैं सीए फाइनल में, पहले फाइनल के 3 अटेम्प्ट कर दिए, फिर वापस 2 अटेम्प्ट कर दिए। यस मेरे सर। को यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आई डोंट एग्री विद आईसीआई, एंड माय सजेशन टू आईसीआई, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं पर सजेशन है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, एआई आ गया है, जो डिग्री हम ले रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप बदल जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम ही नहीं करेगा जो हमें यहाँ मेमोराइज करा रहा है जा रहा, मेमोरी इज नो लॉन्गर नीडेड इन टुमारोज वर्ल्ड। राइट So सर। ICI should upgrade their course not once every 3 years. I think now they should be looking at once every year. और मेरे हिसाब से ये जो ग्रुप पासिंग है, भाई 3 सब्जेक्ट के पेपर देने या 4 देने, और एक भी फेल हो गया तो दोबारा 4 देने, ये अब बहुत पुरानी सोच हो गई। आज की डेट में अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट के 50 ले आता है, आप 40 को छोड़ दीजिए, आप 60 को भी छोड़िए, आप बोलिए 50 है, आप 50 मार्क्स ले आए हो, आपका ये सब्जेक्ट क्लियर है, अब आप अगला दीजिए। ये ग्रुप सिस्टम हटाइए, क्योंकि ग्रुप सिस्टम में आप बच्चे को एक सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए नहीं, आप अपने सिस्टम में फेल कर रहे हो उसको। यस किसने सर। बोला कि एक सब्जेक्ट में मेरे 58 आ गए और मैं ओवरऑल पास नहीं करा तो मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आता?
मुझे वो सब्जेक्ट आता है ना, तो उसको क्लियर कर दीजिए। ये एग्जामिशन 60 का चक्कर अब खत्म होना चाहिए। This is exactly what ACCA and CPA also do. So that is one suggestion. Third, आपने बोला बॉडी आ जाएगी ऊपर, तो आईसीआई का आप देखिए एग्जाम भी वही कंडक्ट कर रही है, प्रोफेशन को भी वही रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी वही दे रही है। तो मेरे हिसाब से इट इज अ केस ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ फ्यू। आई थिंक टुडे वी नीड आईसीआई टू रेगुलेट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। प्रोफेशन में आपको वैल्यू ऐड करवाना है। आपको आज की डेट में इतने एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनके बारे में अपने प्रोफेशनल्स को ना सिर्फ बताना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी। यस ICI सर। should today look at regulating big CA firms and tying up with institutes or with companies outside India to ensure that बाहर का काम भी हमारे CA firms के पास आना शुरू हो। तो ICI को उस पर फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, ICI is also missing out on the fact कि जो नौकरी में जाते हैं, which is almost 70% of CAs, उनके बारे में ख्याल करें, उनको रेगुलेट करें, उनकी नॉलेज अपग्रेडेशन हो, उनको वैल्यू ऐड करा जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में करा जाए। आई थिंक दैट शुड बी द प्राइम फोकस। पेपर कंडक्ट आई थिंक एज इट इज शुड बी अ सेपरेट बॉडी। एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट इवन थिंकिंग अबाउट इट? सोचो एक बार, इंडिया अगर जिस स्पीड पे तरक्की पे है, इकोनॉमी हमारी ऊपर जा रही है वर्ल्ड में, आप देखो, यस सर। सोचो यहाँ पर कितने बिजनेसेस आने वाले हैं। इंडिया का यूके, यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन हो रहा है, यस सर। रशिया हमारे साथ काम कर रहा है, अब तो चाइना भी धीरे धीरे करना यस शुरू कर सर। रहा है, राइट यूएसए सर। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट कर रहा है। अगर बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया आएंगे और इंडियन बिजनेसेस ग्लोबल जाएंगे, तो आप खुद बोलो बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो राइट सर। हमें ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, कम नहीं। पर ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तब चाहिए जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। सो आई थिंक वी शुड सेग्रीगेट द फंक्शन। वन बॉडी शुड बी क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज, द अदर शुड बी कंडक्टिंग द एग्जाम। सो इन माय हाँ। व्यू, एंड दिस इज माय व्यू, कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। इट्स अ गुड थिंग। यस सर। सर वो जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली, आई एग्री, आपकी बात से 100% एग्री। तो मुझे एक चीज ये भी लगता है, मतलब ऐसे जिससे आपने अपना रिव्यू रखा, मुझे भी एक चीज लगा कि जब एक्चुअली होता है क्या था, जब लोगों को एक्ट खोल के देखना होता था कि मतलब आपको चीजें याद नहीं करनी, आपके पास एक्ट रखा है, जो प्रोविजन आपको रीड करना है, उसके बाद जवाब देना है, तब जो एग्जाम होते थे वो लर्निंग बेसिस पे होते थे। जब लोग एक्ट के बजाय एआई प्रेफर कर रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि सीधे वो एआई पे डाल के, तब आप कह रहे हो कि लो बुक खोल के जवाब लिखो। तो आपको, मुझे मतलब ऐसा लगता है ये आप कहीं एक स्टेप पीछे नहीं चल रहे हो। जिस टाइम आपको बुक खोल के बहुत ज्यादा। करवाना था, तब आप प्रट्टाफिकेशन पे थे। मैं मैं तो बच्चों को कई बार कहता हूं, यू आर, मैं आईसीआई को, यू आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर जनरेशन विद द स्किल सेट ऑफ द पास्ट। भाई जो आने वाली जनरेशन है उसको पिछले स्किल्स को देने का क्या फायदा? अच्छा, आई एम एआई यूजिंग बेस पे एआई अ पेपर लॉट ऑफ वही इट। है। हाँ, मेरा मैं बहुत मेरा एआई मानना यूज था। करता हूँ। हाँ, मैं बहुत एआई यूज करता हूँ, और एआई का मैं बता रहा हूँ बहुत गलतियां करता है यार। यस सर। पर उससे काम करवाना भी एक आर्ट है, वो सिखाइए ना बच्चों को। एआई राइट। से काम करवाना सिखाइए, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। मैंने कई बड़ी बड़ी एक्सेल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन मैंने बनाई है क्लॉड से, और मैं वो प्रॉम्प्ट शेयर भी कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग कैसे करवानी है वो भी कर सकते हैं। पर अल्टीमेट दिमाग आपका रहेगा। सो रिमेंबर, एआई विल जस्ट बी अ टूल। पहले हमारा लैपटॉप टूल है, हमारा फोन हमारा एक टूल है, उससे पहले कैलकुलेटर टूल होता था। यस सर। अब टूल बदल गया है, पर दिमाग आपका चलेगा। ये मत सोचिए कि एआई आपके लिए सोच लेगा। एआई बस वो सोचेगा जो आप उससे सोचवाओगे। सो इट इज योर जॉब टू मेक इट थिंक लाइक यू डू। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग अपॉन, दैट इज व्हाट द किड्स शुड बी टॉट टुडे। मेरे कुछ सेशंस आए, मैंने लिए अपने बच्चों के लिए, जी सर। एटी एंड एआई इन क्लॉड, एआई विद एक्सेल, वो सारे मैं सेशंस लेता रहता हूँ बच्चों के लिए। अनअकैडमी पे हैं वो सारे। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, इतनी आज डिटेल्स आपने, बहुत ही, आई होप बहुत ही आज डिस्कशन हो गया बच्चों के लिए। अब थोड़ा सा इसको फनी वे में करते हैं और थोड़ा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं, एक रैपिड फायर सेशन रखते हैं। इसमें क्या होगा सर कि जो क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब आपको थोड़ा जल्दी देना है। आप चाहें तो जवाब लंबा दे सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, पर जवाब जो सोचने का जो समय होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन, जो ह्यूमन अगर अच्छा है, तो वो वास्तव में अच्छा है, या फिर जो किसी भी चीज को करने का जो डर होता है, मतलब कुछ अगर वो करता है उसका डर है, इस वजह से वो अच्छा बन के रहता है, अगर ऐसा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक ऊपर वाला बहुत सारे स्किल्स देता है हम सबको। मेरे से कई बार बच्चों ने पूछा कि सर, एम आई मेंट टू डू सी, एम आई मेंट टू बी अ entrepreneur, एम आई मेंट टू बी अ सिंगर? तो मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला आपको स्किल देता है। यस सर। अगर आपको किसी से पूछना ना पड़े कि वो कैसे करना है, आपको खुद ऑटोमेटिकली पता होता है, ये आपका नेचुरल स्किल है।
फॉर एग्जाम्पल जितने हम लोग टीचर्स हैं, हमारे पास बीएड की डिग्री नहीं है पढ़ाने की, यस पर सर। किसी तरीके से जब हमने पढ़ाना शुरू करा, जो भी हम बोल रहे हैं शायद बच्चों को पसंद आ रहा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। सो आपने बोला वो नेचुरल है या डर की वजह से है? नेचर आपको बताती है आपका स्किल क्या है, पर अगर आप यस उसको सर। डिसिप्लिन्ड वे में नहीं करोगे तो वो स्किल आपकी हॉबी बन के रह जाएगा। किसी भी चीज को अगर करना है कंटिन्यूअसली, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, और उसके लिए डर थोड़ा जरूरी है, बिकॉज वंस यू आर स्कैर्ड दैट यू माइट लूज इट, देन यू यस वर्क अ लिटिल हार्डर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोर डेंजरस, एक रियलिटी बेसिस पे, देखिए सर बुक की बेसिस पे अभी हम सबको पता है, बट रियलिटी बेसिस पे व्हाट इज मोर डेंजरस, लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ पर्पस? लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ पर्पस। लैक ऑफ पर्पस की बात बेटा तब करेंगे जब पहले एक बार पैसा जेब में आ जाएगा, उसके बाद पर्पस की बात करेंगे। डेंजरस दोनों है। लैक ऑफ मनी के पहले, जब तक जब आपके पास मनी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट द पर्पस, क्योंकि वो लाइक ऐसे डेली खर्चों की जरूरत पड़ती है ना, तो वो जब पूरा यस हो जाएगा देन वी हैव टू थिंक ऑफ पर्पस। एंड यस, वंस यू क्रॉस दैट मनी लेवल, लैक ऑफ पर्पस इज अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। एंड इफ यू अलाउ मी, मैं एक पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, अगर बिल्कुल एक मिनट देगा मेरे को तब करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने कई साल पढ़ा लिया, 2017-18 में आई सेड अभी रिटायरमेंट लेते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, सोचेंगे क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। 2017 से 30 के बीच में मुझे एक बात रियलाइज हो गई थी कि बिना पढ़ाए मेरा मोजो नहीं है, मेरा हैप्पीनेस नहीं है। मैं मानो चिड़चिड़ा हो गया, मैं स्नैप कर रहा हूँ लोगों को। तो माई फैमिली वन डे सैट डाउन विद मी एंड टोल्ड मी, ये पढ़ाना बंद करना ना सबसे गलत डिसीजन है, जब तू पढ़ाता है तू खुश रहता है। Therefore, अन अकेडमी का ऑफर उसी समय आया एंड आई केम, एंड अब मेरे को 6 साल हो गए उनके साथ। सो माई पर्पस, इफ आई आस्क माई सेल्फ वॉट मेक्स मी हैप्पीएस्ट, इज वेन आई एम टेकिंग अ क्लास। उस समय आई एम इन अ डिफरेंट मेडिटेटिव स्टेट। तो ये यस जो सर। पर्पस है, ये आपको कंटिन्यूस रखना है। आप रिटायरमेंट के बारे में मत सोचिए, अगर आपको एक पर्पस मिल जाए उसको करिए। एंड आई बिलीव आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल, पीपल 90, मेरे फूफा जी हैं 95 के हैं, वो अभी भी काम करते हैं, और उनके पास इतना पैसा है कि वो आज से 40 साल पहले रिटायर हो सकते थे, पर नहीं हुए। और उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी कि बेटा, अगर लंबी, सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी लाइफ जीनी है तो काम करते रहना, बिकॉज द पर्पस गिव्स यू एवरीथिंग इन लाइफ, इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू कीप गोइंग ऑन, एंड यू आर यस रेलेवेंट, सर। यू आर स्टिल रेलेवेंट टू द एनवायरमेंट, और उससे एक सेटिस्फैक्शन आती है। सो आई से पर्पस विल बिकम इंपॉर्टेंट, यस। ओके सर, ओके सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि आर द जेनजी स्टूडेंट्स इजी टू मैनिपुलेट फॉर फैकल्टीज? देखो, जेनजीज जो है वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई है जहां पर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, यस सर। इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है। यस सर। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन है? अब बच्चा देखता है यूट्यूब पे एक टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ बोल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है ये सच बोल रहा हो। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सीए की, उस टीचर की, उस यूट्यूबर की, कि वो बेटा सिर्फ व्यूज के लिए और लाइक्स के लिए कुछ ऐसा सनसनीखेज ना बना दे जिसको बच्चा सुन के बोले अरे क्या वाह बात है, और बाद में पता चले ये झूठ था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफी यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि 90 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स। तो मैं भी इंट्रीग हो गया यार, मैंने भी देख लिया उसको। व्यूज ऐसे ही बढ़ेंगे ना। 90 लाख की इनकम में जीरो टैक्स में कह रहा है 80 लाख रुपए 50 पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दो और उनसे बाद में कैश में ले लो। अब मुझे सो देयर इज अ प्रॉब्लम, यस। एंड जेन जी इज वेरी इंटेलिजेंट, यस सर। बट उनके अटेंशन स्पैन्स बहुत छोटे हैं, और उनको कैप्चर करने के लिए कई लोग सनसनीखेज खबर ले लेते हैं। बट व्हाट आई वांट द जेन जी टू नो इज एवरीथिंग पॉपुलर मे नॉट बी राइट, एंड एवरीथिंग राइट may not be popular. So you need to, as a chartered accountant, focus on core skill. ड्रामा नहीं करना बेटा, स्किल पे ध्यान दो। वो अभी मुझे भी एक बात याद आई, एक टैक्स फैकल्टी थे, उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में जैसे आपने बात बोली 90 लाख पे इनकम, वैसे उन्होंने बोला कि एक कोई इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने बोला कि आपको 2 करोड़ तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। कैसे? 2 करोड़ की इनकम पे आप 7%, आप उसका बोलेंगे 12%, आप उसके बाद 7% तक अपनी इनकम दिखा सकते हैं। सॉरी, 10 करोड़ तक की इनकम पे 10 करोड़ का अगर आप बात 7% निकालेंगे तो आपका जो इनकम है वो 12 लाख से नीचे आएगी, और आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, जिस पर्सन की अगर 12 करोड़ के लेस से अगर उसकी पीजीबीपी की इनकम भी है, तो क्या उसकी अदर इनकम एक भी नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट 1 रुपए भी नहीं बेटा होगा? सनसनीखेज है ना, 10 करोड़ जीरो टैक्स, सनसनीखेज, व्यूज आ गए लाख, यूट्यूब पैसे दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। आई होप समवेयर इट इज सॉल्व। बाकी लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चा
यस ऐसी सनसनीखेज सुन के अगर सीए बनेगा तो मुझे बहुत टेंशन है इस डिग्री के लिए। तो राइट थोड़ा सर। सा कोर स्किल पे ध्यान दीजिए। पर ये जो आई थिंक है, ये सिर्फ इंटर और फाउंडेशन लेवल का बच्चा जाता है, फाइनल का बच्चा तब तक सीख जाता है कि उसको राइट सर। किसको फॉलो करना राइट है। सर। राइट सर। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज तक आपको किसी बच्चे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है क्लास में, और वो किस बात पे आया है? मुझे देखो, बच्चों के साथ एज अ टीचर, एज अ गुरु, मेरा ये मानना है कि बच्चों को अगर डांटा नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं। तो जब राइट सर। मैंने ऑनलाइन, एंड आई एम अ ओल्ड एज गुरु, जहां पर डांट मारनी पड़े, मैंने कभी यस आज सर। तक किसी पे शाउट नहीं करा। यस सर। मेरे को गुस्सा सिर्फ तब चढ़ता है जब बच्चा पढ़ाई पे मेहनत नहीं कर रहा है और वो आंसर्स गलत दे रहा है बिना सोचे, क्योंकि बेटा मुझे आगे दिख जाता है कि इसके आंसू आने वाले हैं रिजल्ट के बाद, और वो बहुत दुख वाली बात होती है। सो राइट आई सर। यूज अ लॉट ऑफ एंगर। मेरी बोतल बहुत फेमस है। जब भी बच्चा गलत जवाब यस देता है सर। तो मेरी बोतल उठती है। और कई रैंक होल्डर्स ने बोला, सर आपका ये यंत्र है, पेपर में बैठे बैठे गलत जवाब आ रहा होता है तो बोतल याद आ जाती है कि पड़ेगी, लेकिन हालांकि आज तक मैंने यूज नहीं करी। सो आई यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिक्टनेस बट विद लव। बच्चों को गाइड करना है, उनके हर सवाल का जवाब देना है, पर अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको डांटना जरूरी है। डर थोड़ा सा, जैसे आपने भी बोला था, डर बैठाना हल्का सा जरूरी है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, if you've always loved your parent, then the parent has not done a good job. And if you've always loved your teacher, the teacher has not done a यस good job. So टीचर का राइट। कार्य ये है कि आपको सही राह दिखाना। सेम यही बात मैं बोलने वाला था कि अगर आप अपने टीचर को एट दैट टाइम क्लास से निकलने के बाद उल्टा सीधा नहीं बोलते हो, तो आई थिंक टीचर ने अपना अच्छा काम नहीं किया है। और बाय बिल्कुल डिफॉल्ट ठीक 10 बोल साल रहे बाद, जैसे ही आप 5-6 साल बाद जैसे ही आप निकलोगे, तो आपको लगेगा हाँ उस टाइम भले आपने उनको कुछ भी बोला हो, बाद में लगता है हाँ ही वॉज द राइट। हो बिल्कुल। अब ओके मुझे सर। इतने साल हो गए, मैं यहीं बैठा हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ, आज भी बहुत बच्चा पढ़ रहा है मेरे से। तो ये मेथड कई हद तक, काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। एंड आई बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ टीचिंग आई स्टिल नीड टू डू। ओके सर, नो नीड सर, आप जो ऐसा भी कर रहे हैं वो परफेक्ट है। वो तो बस आपका वो एक स्किल है कि नहीं नहीं अभी और करना है, वो तो एक ह्यूमन नेचर होता है सर। तो एट द एंड सर, बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपने हमसे 30 से 40 मिनट तक बात की। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अभी लास्ट तक बना हुआ है वीडियो में, उसके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है ये पूरा पॉडकास्ट। और अगर आप अपना May 27 में एग्जाम देने जा रहे हो और आप न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो, जैसा कि हमारा पूरा डिस्कशन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि सर अपना May 27 के लिए जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट के जो बैच है, वो पूरी डिटेल बैच सर लॉन्च कर चुके हैं 7 मई को, जैसा सर ने भी पॉडकास्ट में बताया भी है। पूरे बैच की डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस लिंक के थ्रू सर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा है वो उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सर बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू शुभम बेटा, और गॉड ब्लेस यू, और मे योर चैनल कीप ग्रोइंग बिकॉज यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। माय थैंक यू बच्चे। प्लेजर।